अब देखो कैपेसिटर में और भी कई चीज़ें पढ़ते हैं। मान लो कि ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किया, इसकी कैपेसिटेंस C है, इसको V0 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया, ठीक है। अब ये कैपेसिटर मान लो चार्ज हो गया, कैपेसिटर मान लो ऐसे हो गया, ये प्लस का Q इस पर कितना माइनस का। अगर कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट किया हुआ है किसी वायर से, मतलब किसी वायर से कैपेसिटर की दोनों प्लेटों को अगर कनेक्ट कर दिया, तो ये प्लस वाला Q इधर से जाके इधर माइनस वाले Q से मिल जाएगा, इस वायर के थ्रू प्लस वाला माइनस वाले से मिल जाएगा, और प्लस माइनस जुड़ के कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी धारिता या इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, जीरो। कब? जब किसी कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो उसकी कैपेसिटेंस जीरो हो जाती है, मतलब उस कैपेसिटर को हटा दो इसे, ठीक है ना। अब देखो इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में मान लो दिया हुआ है ये कैपेसिटर कितना 2 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड, ये दिया हुआ है A, ये दिया है कितना B, ठीक है। इसमें मैंने 2 माइक्रोफैरड को क्या कर दिया, इस तरह से कनेक्ट कर दिया। मुझे निकालना है CAB, A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो अगर 2 माइक्रोफैरड वाले को क्या डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया किया हुआ है, वाले को डायरेक्ट अगर कनेक्ट किया हुआ है तो उसको तो काट दो, तो CAB कितना बचेगा, केवल 3 माइक्रोफैरड। इसको समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि जिस कैपेसिटर की कंडक्टिंग प्लेट्स को अगर वायर से कनेक्ट कर दिया उसकी कैपेसिटेंस जीरो हो जाती है, वो हट जाता है। तो यहाँ से इसको हटा दो तो CAB हो गया 3 माइक्रोफैरड। और भी क्वेश्चन बनाते हैं, देखो इस पर इस तरह से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है A, ये दिया है कितना B, ठीक है, और ये कोई पॉइंट दिया हुआ है C। इस बार क्या कर दिया है, A और B को वायर से कनेक्ट कर दिया, A और B को क्या कर दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया। ये कितना 2 माइक्रोफैरड और ये कितना 3 माइक्रोफैरड, इस तरह से। इसमें निकालना है CAB, CAC और CAD, ये चीज़ें हमें फाइंड इसमें करनी है। इसमें क्या A और B को क्या वायर से कनेक्ट किया हुआ है, तो A पर जो चार्ज है वो सीधा भाई B पर चला जाए, स्टोर तो कहीं हुआ ही नहीं। तो यहाँ से CAB कितना हो जाएगा, जीरो। कोई कैपेसिटेंस नहीं है A और B के बीच में। लेकिन A और C की बात करेंगे, किसकी, A और C की। तो देखो A और C में अगर देखूं, इसको मैं अगर ऐसे ऊपर खींच दूं, ये तो देखो पॉइंट A है, ये भी पॉइंट क्या A है, ये A और ये भी कितना A और B तो क्या सेम ही पॉइंट है। तो इसको अगर मैं ऊपर ऐसे खींच दूं तो दोनों किस में दिखाई देंगे, पैरेलल में। तो CAB कितना निकल के आएगा, A और C 2 + 3 = 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। और CBC ये AB, AC और ये कितना CB, C और B के बीच में, इसके और इसके बीच में निकालना है। तो B वाला तो क्या A से कनेक्टेड है, तो A और B में तो कोई फर्क ही नहीं है। तो CB मतलब CB निकालें या CA निकालें, एक ही बात है। कितना हो जाएगा, 2 + 3 = 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेमिंग मेथड बोलते हैं। इस मेथड को अच्छे से और समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड पढ़ते हैं, नेमिंग मेथड। नेमिंग मेथड क्या है, हर फैकल्टी के अपने पढ़ाने के तरीके होते हैं। तो मैंने अपना एक मेथड बना रखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेमिंग मेथड बोलते हैं। हो सकता है दूसरी जगह पढ़े तो आपको ऐसा चीज़ पढ़ने को ना मिले। मुझे सिंपल पता है ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये जो वायर लगे हुए हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है, 0। ये जो वायर लगे हैं उनका रेजिस्टेंस 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर A और B के बीच में क्या निकालना, CAB, ये मुझे निकालना है। तो नेमिंग मेथड क्या कहता है, जहाँ जहाँ पर सेम वायर है वहाँ वहाँ का पोटेंशियल सेम होगा।
जहाँ जहाँ का वायर है वहाँ वहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ का ये अगर ए है तो ये भी पॉइंट ए हो गया, तो इसका भी पोटेंशियल ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया और ये भी क्या हो गया ए। ठीक, ये बी है तो ये भी कितना हो जाएगा बी, ये भी बी, ये भी बी और ये भी कितना बी। क्या देखो ये बी वाला क्या सीधा वायर से कनेक्टेड है और ये ए वाला भी क्या सीधा वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो मैं अगर 3 माइक्रोफैरड की बात करता हूँ तो 3 माइक्रोफैरड ए और बी के बीच में है। ये मैंने बना लिया कितना ए और ये क्या बना लिया मैंने बी। तो 3 माइक्रोफैरड है क्या ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में क्या लगा दिया 3 माइक्रोफैरड। अच्छा 2 माइक्रोफैरड बी और ए के बीच में है तो इसको भी बी और ए के बीच में क्या लगा दिया 2 माइक्रोफैरड। अगला देखते हैं 4 माइक्रोफैरड भी ए और बी के बीच में ही है तो ए और बी के बीच में 4 माइक्रोफैरड और लगा दिया। ये जो सर्किट में जो कॉम्प्लेक्स लग रहा था सर्किट वो सिंपल सर्किट इस तरह से, इसको बस घुमा फिरा के थोड़ा उलझा के इस तरह का सर्किट बनाया हुआ वो इस तरह से दिया हुआ है। तो 3, 2 और 4 किस में है पैरेलल में है तो यहाँ से सी ए बी निकल के आएगा कितना 3 + 2 + 4 माइक्रोफैरड। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये मेथड हमने किया। अब इस मेथड का अप्लाई करके हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ मुझे ए और सी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ए और सी के बीच में निकालना है, ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए, ये भी पॉइंट ए, ये भी पॉइंट ए, ये भी पॉइंट ए, ये क्या बी दिया हुआ था तो बी और ए तो सेम ही पॉइंट है क्योंकि डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है। बी और ए क्या सेम पॉइंट है तो ये वाला कैपेसिटर ए और सी के बीच में और ये वाला कैपेसिटर भी ए और सी के बीच में। तो ए और सी के बीच में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, कितना 2 माइक्रोफैरड और कितना 3 माइक्रोफैरड। ये दिया हुआ है ए, ये दिया कितना बी। बात आ रही समझ में? ये क्या है ए और सी के बीच में, ये भी क्या है ए और सी के बीच में। तो 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड कितना हो गया सी ए और सी के बीच में, सी ए सी कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड। बता रही समझ में? और ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 0 क्योंकि डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है। ए और सी तो सेम ही पॉइंट है। इसको हम क्या बोलते हैं नेमिंग मेथड कहते हैं। इसी पर बेस्ड एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर भी हमें क्या सी ए बी निकालना है। इसके लिए देखो अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है। बीच में अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो दोनों पॉइंट सेम नहीं होंगे क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होगा। अच्छा ये पॉइंट अगर बी है, ये पॉइंट बी है, इसका रेजिस्टेंस अगर 0 है वायर का, ये पॉइंट बी तो ये भी पॉइंट कितना बी और ये भी पॉइंट कितना, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट बी हो गए। इसको एक अलग नाम देना पड़ेगा क्योंकि ए तो नहीं है, इसको नाम कितना दे दिया सी। अब देखो सी नाम दे दिया, 3 माइक्रोफैरड ए और बी के बीच में है। ये 3 माइक्रोफैरड क्या ए और बी के बीच में है, ये हमने बना लिया ए, 3 माइक्रोफैरड लिख लिया, 3 माइक्रोफैरड और क्या आ गया यहाँ पर बी। ए और बी के बीच में 3 माइक्रोफैरड। इसके बाद ऊपर कितना 1 माइक्रोफैरड ले लेते हैं। 2 माइक्रोफैरड किस किस के बीच में, बी और सी के बीच में। बी और सी के बीच में कितना है 2 माइक्रोफैरड। सी और बी के बीच में कितना 4 माइक्रोफैरड। देखो बी और सी के बीच में 2 माइक्रोफैरड और बी और सी के बीच में 4 माइक्रोफैरड। तो बी और सी के बीच में एक कैपेसिटर और है कितना 4 माइक्रोफैरड। और ये 1 माइक्रोफैरड ए और सी के बीच का कैपेसिटेंस है। तो ए और सी के बीच में क्या है 1 माइक्रोफैरड। मुझे निकालना है ए और बी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये 4 और 2 क्या पैरेलल में है, कितने हो जाएंगे ये 6 माइक्रोफैरड। ये 6 माइक्रोफैरड 1 के साथ किस में सीरीज में आ जाएगा क्योंकि यहाँ से सीरीज में हो गया। तो यहाँ से निकालेंगे ये ए
ए से कहाँ पे गए हम, बी पर 3 माइक्रोफेरड और ए से कहाँ पे गए, ये कितना 1 माइक्रोफेरड और ये 4 और 2 कितना हो गया 6 माइक्रोफेरड। 6 और 1 किस में है, सीरीज में है, तो ये हो जाएगा कितना 6 × 1/6 + 1 दैट इज 6/7 माइक्रोफेरड। ये 6/7 और ये 3 किस में, पैरेलल में है, तो यहाँ से निकलेगा CAB = 6/7 + 3, तो ये हो जाएगा 27/7 माइक्रोफेरड। तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आया 27/7 माइक्रोफेरड। हाँ तो देखो यहाँ पर हम देखो नेमिंग मेथड में और भी क्वेश्चंस ले रहे हैं। जैसे मैं ए से लेके बी का क्या सी इक्विवेलेंट निकालना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो देखो नेमिंग मेथड के लिए ये अगर पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए ही होगा क्योंकि सेम वायर है, पोटेंशियल सेम होता है, ये भी ए, ये भी ए, तो ये भी कितना ए, तो यहाँ तक बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है। इस पॉइंट को मान लो कितना मान लिया, x मान लिया, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, इसको क्या मान लिया, b मान लिया। मुझे a और b के बीच में CAB निकालना है। तो देखो ये 4 माइक्रोफेरड a और x के बीच में लगा हुआ है, 4 माइक्रोफेरड है वो a और x के बीच में लगा हुआ है। ये मैंने कितना मान लिया, a 4 माइक्रोफेरड लगाया, कहाँ पर आगे x पर। ये 4 माइक्रोफेरड x और a के बीच में लगा हुआ है, तो x और a के बीच में एक और लगा हुआ कितना, 4 माइक्रोफेरड, 4 माइक्रोफेरड, ठीक है। ये हो गया, ये 4 माइक्रोफेरड a और x के बीच में लगा हुआ है, तो a और x के बीच में एक और लगा देते हैं, 4 माइक्रोफेरड, और ये 2/3 माइक्रोफेरड x और b के बीच में लगा हुआ है, तो x और b के बीच में हम क्या लगा देते हैं, 2/3 माइक्रोफेरड, ठीक है। ये 4 माइक्रोफेरड, 4 माइक्रोफेरड, 4 माइक्रोफेरड, ये किस में है, पैरेलल में है, तो तीनों जुड़ जाएंगे, तो तीनों को हटा के कितना हो जाएगा, 4 × 3 12 माइक्रोफेरड, और ये कितना 2/3 माइक्रोफेरड। ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो यहाँ से निकालेंगे CAB = 12 × 2/3 और 12 + 2/3। सीरीज में होते हैं तो C1 C2 कैसे है, C1 × C2/C1 + C2 निकालते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा कितना 12 3 12/3 4 4 × 2 8, और नीचे 3 एलसीएम ले लिया, ये 36 + 2 24/38 माइक्रोफेरड। इसको ज़्यादा सॉल्व कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर 12 और ये कितना हो जाएगा 19 माइक्रोफेरड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये a और b के बीच में CAB निकालना है। अब देखो ये a है तो ये पॉइंट भी कितना a हो गया, ये भी a, ये भी a और ये भी कितना a हो गया। सेम वायर है तो जब तक कैपेसिटर नहीं लगा तब तक क्या हम a ही मानेंगे। अब इसमें देखो यहाँ पर ये इस पॉइंट, ये b है, ये पॉइंट क्या है, b है, ये पॉइंट b, लेकिन ये वाला पॉइंट b नहीं है। क्यों नहीं है कि b और इसके बीच में क्या कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को कुछ और पॉइंट मान लेते हैं, क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 माइक्रोफेरड a और x के बीच में लगा हुआ है, ये पॉइंट मैंने कितना मान लिया a, 2 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर लगा दिया, और क्या आ गया यहाँ पर x आ गया। x और a के बीच में क्या 2 माइक्रोफेरड है, x और a के बीच में कितना है 2 माइक्रोफेरड, x और a के बीच में कितना 2 माइक्रोफेरड। फिर आगे दिया हुआ है देखो a और b
ए और बी के बीच में कितना 2 माइक्रोफैरड है, और एक्स और बी के बीच में 2 माइक्रोफैरड है। ध्यान से देखना, ये एक्स और ये कितना बी, एक्स और बी के बीच में कितना 2 माइक्रोफैरड, ये क्या हो गया बी हो गया, और लास्ट में दिया है ए और बी के बीच में कितना 2 माइक्रोफैरड। तो ये रहा ए और ये रहा बी, इसके बीच में भी कितना है 2 माइक्रोफैरड। ध्यान से देखो कैसे सर्किट को बनाया, ये अगर पॉइंट ए है तो जहाँ जहाँ पर वायर है वो पॉइंट ए ही होगा, ये पॉइंट बी है तो यहाँ तो कैपेसिटर आ गया, तो ये पॉइंट बी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, इस पॉइंट को कुछ और नाम ले लिया, कितना ले लिया एक्स। तो ये वाला जो 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है ये ए और एक्स के बीच में है, तो ए और एक्स के बीच में 2 माइक्रोफैरड, एक्स और ए के बीच में दोबारा से 2 माइक्रोफैरड, एक्स और ए के बीच में दोबारा से 2 माइक्रोफैरड, ये वाला ए और बी के बीच में, ये वाला क्या है ए और बी के बीच में, और ये वाला कितना एक्स और बी के बीच में, एक्स और बी के बीच में। अब देखो ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड क्या पैरेलल में है, तो ये कितना हो जाएगा दोनों मिलके 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये 4 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड किसमें सीरीज में है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं क्या 4 माइक्रोफैरड और कितना 2 माइक्रोफैरड सीरीज में है, ये कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड। सीरीज में हमें एक चीज़ पता है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट क्या है बी, क्या पता है कि ये 2 और 2 का डबल क्या है 4, तो इनका आंसर कितना, डबल का 1/3 होता है, दैट इज 4/3। कितना आएगा 4/3। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो 4 × 2 अपॉन 4 + 2, 4 × 2 अपॉन 4 + 2, तो 8 अपॉन कितना हो जाएगा 6, तो क्या आएगा 4/3 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों की जगह पे कितना आ गया 4/3 माइक्रोफैरड, और 2 उसके साथ में क्या पैरेलल में। इसका अगला सर्किट बनाएंगे तो इन दोनों की जगह क्या रखेंगे, ये ए और ये कितना बी, ये हो गया 4/3 माइक्रोफैरड, और ये कितना दिया है 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से सी ए बी हो जाएगा, सी ए बी कितना हो जाएगा 4/3 + 2, तो यह है कितना 3 × 2 6, 6 और 4 10, ये हो गया 10/3 माइक्रोफैरड सी ए बी। सी ए बी कितना निकल गया 10/3 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी ए और ये भी जुड़ा हुआ, तो ये कितना हो गया ए हो गया। ये पॉइंट बी है तो ये वाला भी पॉइंट कितना बी हो जाएगा, ये भी पॉइंट बी हो जाएगा, ये बी, ये बी, ये बी, इस तरह से। ये 5 माइक्रोफैरड क्या ए और बी के बीच में लगा हुआ है, और ये वाला 10 माइक्रोफैरड ए और बी के बीच में लगा हुआ है। ध्यान से देखो, ये 5 माइक्रोफैरड ए और बी के बीच में, ये 10 माइक्रोफैरड ए और बी के बीच में, तो हम क्या लगाएंगे ए और बी के बीच में कितना 5 माइक्रोफैरड, और ए और बी के बीच में कितना 10 माइक्रोफैरड। ये दिया कितना ए, ये दिया कितना बी, और दोनों ही किस में है पैरेलल में है। पैरेलल में क्या 10 और 5 15, 15 माइक्रोफैरड किसके बीच में ए के और बी के। तो जहाँ से सी ए बी कितना आ जाएगा 15 माइक्रोफैरड। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पिछले वाले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में केवल यहाँ पे कैपेसिटर बढ़ा दिया है, फिर भी देखो क्या फर्क पड़ जाएगा। ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट कितना बी हो गया, ये पॉइंट ए तो ये वाला पॉइंट भी ए, और ये वाला पॉइंट भी कितना ए हो। ये 12 माइक्रोफैरड है, ये क्या ए और बी के बीच में लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया ए मान लिया, और क्या मान लिया ये बी, कितना 12 माइक्रोफैरड। ये बी और ए के बीच में 12 माइक्रोफैरड, बी और ए के बीच में कितना 12 माइक्रोफैरड, और ये ए और बी के बीच में कितना 12 माइक्रोफैरड, तो ये ए और बी के बीच में कितना 12 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या सी ए बी निकालना है,
तो सी ए बी के लिए 12, 12 और 12 तीनों क्या पैरेलल में है, तो यहाँ से सी ए बी निकल के आएगा 3 गुणा 12, 36 माइक्रो फैराड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में हमें क्या सी ए बी ही फाइंड करना है, सी ए बी ये निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या एक्स मान लेते हैं, तो सी और सी में कंफ्यूजन हो जाती है, एक्स मान लिया। अब देखो यहाँ से देखें ये पॉइंट बी है, तो ये वाला भी पॉइंट कितना बी होगा, ये वाला भी पॉइंट कितना बी होगा, और ये वाला पॉइंट कितना बी होगा, क्योंकि देखो यहाँ क्या सेम वायर से कनेक्टेड हैं सारे, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। इसको पॉइंट बी माना, तो सारे पॉइंट को मैंने कितना मान लिया बी। ये पॉइंट ए, तो ये वाला पॉइंट कितना ए, ये वाला पॉइंट ए, ये भी ए और ये भी कितना ए, क्योंकि बीच में कहीं भी कैपेसिटर नहीं है। अब देखो ये 30 माइक्रोफैराड है, ये ए और बी के बीच में है, ये 30 माइक्रोफैराड किसके बीच में, ए के और बी के। ये 30 माइक्रोफैराड बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में कितना 30 माइक्रोफैराड, और अगला भी 30 माइक्रोफैराड ए और बी के बीच में, तो अगला भी 30 माइक्रोफैराड कितना है ए और बी के बीच, 30 माइक्रोफैराड। तो ये 30 माइक्रोफैराड 30 माइक्रोफैराड 30 माइक्रोफैराड क्या पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा सी ए बी बराबर 3 गुणा 30 हो जाएगा कितना 90 माइक्रोफैराड। तो देखो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसा आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, जब हम प्रतिरोधों तुल्य प्रतिरोध निकालते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब फाइंड करते थे, तुल्य प्रतिरोध निकालते थे, उस समय हम क्या व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में इस तरह से बनता था कुछ, वहाँ पर रजिस्टर होते थे, यहाँ पे हमने क्या कैपेसिटर लगा दिए, यहाँ पे क्या लगा दिए संधारित्र लगा दिए, ये क्या है ए, ये क्या है बी, और एक बीच में ब्रिज कैपेसिटर लगा दिया। इनको क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मान लो ये 20 वोल्ट की बैटरी है। अब देखो इसका ये कैपेसिटर कितना P, ये Q, ये R, ये कितना S, इनकी धारिताएं P, Q, R और S दी हुई हैं, और इनके बीच में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी धारिता कितनी है, G है। अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो P/Q किसके इक्वल होगा, R/S के। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि P/Q किसके बराबर है, R/S के। यदि P/Q किसके बराबर है, R/S के, तो G पर कोई भी आवेश संचित नहीं होगा। अगर P/Q किसके बराबर R/S के, तो G पर कोई भी आवेश संचित नहीं होगा। अगर इस G पर कोई भी आवेश संचित नहीं हो रहा है, तो इस G को हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, यही क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, वहाँ पर PQRS का प्रतिरोध होते थे, यहाँ पर G गैल्वेनोमीटर होता था, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होती थी। यहाँ पर इस G कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से थे, देखो इसमें एक चीज़ बता दूं, इसमें कई बार बच्चों को क्या कन्फ्यूजन हो जाती है, सर P, Q, R और S किस किस को माने। उसके लिए हम यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, अगर P और S का मल्टीप्लाई करूँ, P इंटू एस, तो किसके बराबर है, Q इंटू आर के। P और S का मल्टीप्लाई किसके बराबर, Q इंटू आर के। अच्छा P और S क्या है, आमने सामने के कैपेसिटर, आमने सामने के कैपेसिटर का मल्टीप्लाई और इन दोनों कैपेसिटर का मल्टीप्लाई अगर सेम आ रहा है, तो बोल दो क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। आपको कोई देखना भी नहीं कौन सा P, कौन सा Q, कौन सा R, कौन सा S, क्या देखना है, आमने सामने का मल्टीप्लाई का सेम आ रहा है, मतलब कि ये बैलेंस है। ठीक, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन, ये A दिया हुआ है, C, A, B हमें निकालना है, ये B, ये कैपेसिटर लगा दिए और बीच में कैपेसिटर लगा दिया,
ये सी, ये सी, ये सी, ये सी और ये भी कितना सी, सारे कैपेसिटर कितना सी है। तो देखो सी और सी कितना सी स्क्वायर हो गया, ये सी और सी कितना सी स्क्वायर हो गया, तो दोनों का मल्टीप्लाई बराबर आ रहा है, मतलब सी को हटा दें। दूसरा तरीका, इसको क्या मान लें पी, इसको क्या मान लें क्यू, इसको मान लें आर, इसको क्या मान लें एस। यहाँ से पी अपॉन क्यू निकालें, पी कितना है सी, क्यू भी कितना है सी, तो सी अपॉन सी कितना 1 हो गया। आर अपॉन एस निकालेंगे, आर कितना है सी, एस भी कितना है सी, तो ये भी 1 हो गया। पी और क्यू भी बना रहा है, आर अपॉन एस भी बना रहा है, मतलब पी अपॉन क्यू किसके बराबर है, आर अपॉन एस के। अगर पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस के बराबर है, इसका मतलब इस कैपेसिटर को हटा दें यहाँ से, तो सर्किट हमारा बन जाएगा ये ए, ये बी, सी, सी, ये सी और ये सी। सी और सी कितना हो जाएगा, सी अपॉन 2, सीरीज में है। ये सी और सी कितना हो जाएगा, सी अपॉन 2, सी अपॉन 2 और सी अपॉन 2 क्या पैरेलल में है। यहाँ से अगर हम सी ए बी निकालें तो सी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2 कितना हो जाएगा सी। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना निकल के आया, तुल्य धारिता निकल के इसकी कितना सी। और भी क्वेश्चन बना सकते हैं हम, किस तरह से देखो और क्वेश्चन बनाते हैं। ये ए मान लिया और क्या मान लिया, ये बी, हमें सी ए बी निकालना है। ये मानते हैं सी, ये सी, ये सी, ये 2C और ये कितना 2C, ठीक है। इस तरह से अगर हमें कैपेसिटर दिया हुआ है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, तुल्य धारिता निकालनी है, तो तुल्य धारिता निकालने के लिए इस पॉइंट को क्या मान लिया x, इस पॉइंट को क्या मान लिया y, ठीक है। अब देखो इसको x अलग पॉइंट क्यों माना, a क्यों नहीं माना, क्योंकि पहले देखो ये सेम वायर था, अब क्या कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये पॉइंट a नहीं हो सकता। ऐसे अगर b को देखेंगे या कैपेसिटर लगा हो तो ये पॉइंट b नहीं हो सकता, कुछ अलग पॉइंट है, तो x और y मान लिए। अब इसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ से अगर a और x के बीच में देखें तो क्या c लगा हुआ है, तो a और x के बीच में क्या, a और x के बीच में c लगा हुआ है। x और b के बीच में कितना 2c लगा हुआ है, x और b के बीच में कितना 2c लगा हुआ है, ठीक। ये वाला c देखें तो a और y के बीच में लगा हुआ है, तो a और y के बीच में कितना c लगा हुआ है, और y और x के बीच में c लगा हुआ है, y और x के बीच में कितना c लगा हुआ है, और x और b के बीच में 2c लगा हुआ है। नहीं, x और b के बीच में 2c तो लगा दिया, ये y और कितना b, y और b के बीच में कितना 2c, y और b के बीच में कितना 2c लगा हुआ है। अब देखो इसको देख लेते हैं, c इंटू 2c, 2c स्क्वायर, ये c इंटू 2c, 2c स्क्वायर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है, तो c को हटा दो। दूसरा तरीका क्या है, इसको p मानो, इसको क्या मानो q, इसको मानो कितना r, इसको मानो s। यहाँ से निकालो p अपॉन q, p कितना है c, q कितना है 2c, 1/2 आया। यहाँ से r अपॉन s निकालो, r कितना दिए c, s कितना दिया है 2c, तो ये भी कितना आ गया 1/2। तो यहाँ से p अपॉन q किसके बराबर हो गया, r अपॉन s। p अपॉन q अगर r अपॉन s के इक्वल है तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि इस कैपेसिटर को हटा दें, तो हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, ये a, और ये कितना b, ये c, 2c, c और ये कितना 2c। c और 2c क्या सीरीज में है, अगर सीरीज में है तो क्या इनका इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा, देखो c का डबल 2c, तो इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा 2c/3, और ये c और 2c तो इनका भी कितना निकल के आएगा 2c/3। ऊपर वाला 2c/3 और नीचे वाला 2c/3 क्या पैरेलल है, पैरेलल है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो यहाँ से CAB निकल के आएगा कितना
2c/3 प्लस 2c/3, ये हो जाएगा कितना 4c/3। ये क्या सी ए बी निकल के आया, सी ए बी निकल के आया 4c/3। हाँ तो देखो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में सारे कैपेसिटर कितना सी दिए हुए हैं और हमें सी पी एस निकालना है, मतलब पी और एस के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और सी पी क्यू मतलब पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हमें सी पी और एस के बीच में निकालना है, इसके और इसके पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका हम एक सर्किट अलग से बना लेते हैं जो हमें थोड़ा सा इजी लगे, जिससे हम समझ पाएंगे कौन से पैरेलल में कौन से सीरीज में और कहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है। इस डायग्राम में तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या मान लिया P, ठीक है, ऊपर क्या है Q दिया हुआ है, C, P और Q के बीच में C लगा दिया, इसको टिक कर देते हैं, ठीक है। Q के बाद Q और R के बीच में क्या C लगा हुआ है, Q और ये कितना R, इसके बीच में भी C लगा हुआ है। P और R के बीच में क्या C लगा हुआ है, P और R के बीच में भी C लगा हुआ है। ये तीनों कैपेसिटर हमने लगा दिए। अब S पॉइंट को इसके बाहर निकाल लेते हैं। S पॉइंट को मान लो मैं यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये तीनों कैपेसिटर हमने लगा दिए। Q और S के बीच में C लगा हुआ है, Q और S के बीच में C लगा हुआ है, Q और S के बीच में कितना C लगा हुआ है, C। S और R के बीच में कितना C लगा हुआ है, S और R के बीच में कितना C लगा हुआ है, ठीक है। और P और S के बीच में C लगा हुआ है, ये P और S के बीच में C लगा हुआ है। ये सारे कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं। इस तरह से मैंने नेमिंग मेथड से इसका दूसरा डायग्राम बना लिया। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो मैं अगर इस S पॉइंट को उठाकर इधर ले जाऊं ऐसे करके, इसको ऐसे पलट दूं, इसको जैसे मान लो मैंने इस कैपेसिटर को हटा दिया, अब मैं इस पॉइंट को उठाकर इधर पटक दूं तो क्या ऊपर वाला डायग्राम बन जाएगा। इस पॉइंट को उठाकर अगर ऐसे कर इधर पलट दिया तो ऊपर वाला डायग्राम बन जाएगा। केवल क्या बचेगा, P और S के बीच में C मैंने हटाया था, वो नीचे लगा दिया। P और S के बीच में क्या लगा दिया, C लगा दिया। अब ऊपर वाले डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये P, ये Q, ये R और ये S, P Q R S, और ये क्या है G, ये C और C, सारे कैपेसिटर C हैं। तो क्या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा ये। इसका मतलब इसको हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, C और C का मल्टीप्लाई C², ये C और C का मल्टीप्लाई कितना C², तो इसको हटा देंगे। ये अगर हमने हटा दिया तुम्हारा ऊपर देखो दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं। ये कितना P और Q के बीच में C लगाया, Q और S के बीच में C लगा दिया, Q और S के बीच में C लगा दिया, P और R के बीच में C, P और R के बीच में C, R और S के बीच में C, R और S के बीच में C, और P और S के बीच में C। ये P था, P और S के बीच में क्या लगा दिया हमने, C लगा दिया। ये C और C क्या सीरीज में है, ये कितने हो गए C/2। ये C और C सीरीज में है, ये भी कितना हो गया C/2। C/2 और C क्या पैरेलल है, तो यहाँ से C PS निकल के आएगा C/2 प्लस C/2 प्लस C, तो आंसर कितना आ गया 2C। तो P और S के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना है 2C दिया हुआ है, ठीक है। अगला देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या CPQ निकालना है, मतलब ये P और ये Q, इन दोनों के बीच में, P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है, ठीक है। तो देखो
P और S के बीच में क्या C लगा हुआ है, ये मैंने क्या मान लिया P, पहले P और R के बीच में लगाते हैं, P और R के बीच में C, P और R के बीच में C, R और Q के बीच में C, R और Q के बीच में C, Q और P के बीच में C, Q और P के बीच में कितना C। कौन कौन से लगा दिए, ये और ये, बाहर के तीनों कैपेसिटर लगा दिए। अब देखो P और S के बीच में C है, S को इस बार हम इधर मान लेते हैं, P और S के बीच में क्या है C है, Q और S के बीच में C है, Q और S के बीच में C है, और R और S के बीच में क्या है C है, R और S के बीच में C, ये R और ये S, ये S और ये कितना R, इसके बीच में कितना C। तो मुझे निकालना कैपेसिटेंस किस किस के बीच में, P और Q के बीच में निकालना है। देखो ये S और R के बीच में C लगा हुआ है, तो S और R के बीच में C को यहाँ लगा देते हैं, S और R के बीच में ये क्या लगा दिया C। P और Q के बीच में जो C लग रहा था उसको हम इधर लगा देते हैं, P और Q के बीच में C। ठीक है, अब इस डायग्राम को ऐसे घुमा देते हैं समझने के लिए। दोबारा से देखें, अगर यहाँ से अगर देखेंगे तो टिक करते चलते हैं हमने सही बनाया है नहीं बनाया है। देखो P और R के बीच में C, P और R के बीच में C, R और Q के बीच में C, R और Q के बीच में C, तो ये दोनों बना दिए। Q और P के बीच में C, Q और P के बीच में, Q और P के बीच में देखो ये बन रहा C, ये C बन रहा। अब देखो P और S के बीच में C, P और ये क्या है S, P और S के बीच में C, S और Q के बीच में C, तो S और Q के बीच में कितना C, और S और R के बीच में, तो S और R के बीच में C। तो इस तरह से डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम को अगर इधर घुमा दें तो देखेंगे ये तो यहाँ से ये लेके यहाँ तक चार्ज जाना है, तो ये हो गया कितना P, ये हो गया कितना Q, ये हो गया कितना R, और ये कितना हो गया S। और नहीं भी समझ रहे पी क्यू आर एस अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई देख लो, C और C C स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई C और C कितना C स्क्वायर, तो इसको हटा देंगे। ठीक, जब ये चीज़ हटा दी गई तो देखो कैसा बनेगा, ये S, ये कितना Q, ये कितना P, ये R दिया हुआ है, और P और ये कितना C दिया, और इनके बीच में एक कैपेसिटर और लगा। ये देखो C और C क्या हो जाएगा, C/2, ये C और ये C भी कितना हो जाएगा, C/2, ये C/2, ये C/2, ये C, क्या P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, तो CPQ हो जाएगा कितना, C/2, C/2 और C/2 हो जाएगा, C/2 प्लस C/2 C और C कितना हो गया 2C। तो इनके बीच में भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकल के आया 2C। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और ये हमें डायग्राम दिया हुआ है। इसमें इस कैपेसिटर को मानना C1, ये C2, ये C3, ये C4, C5 और C6, ये कैपेसिटर मान लिए। अब मैंने निकाला कितना, C1 C2 C3 का रेशियो निकाला, C1 रेशियो C2 रेशियो C3, तो कितना 6:12:24। तो ये 6, 12 और 24 का रेशियो देखेंगे तो 1:2, 6 का डबल है 12, और 6 का 4 टाइम्स रेशियो हो जाएगा।
1:2:4 आया। और यहाँ से C4, C5, C6 का रेशियो देखा, C4:C5:C6, तो ये कितना 2:4:8, तो ये भी 1:2:4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि C1, C2 और C3 का जो रेशियो आ रहा है वही रेशियो C4, C5 और C6 का। मतलब कि ऊपर के जो कैपेसिटर का रेशियो और नीचे के कैपेसिटर का रेशियो सेम है, तो भी इस ब्रांच में कोई भी चार्ज नहीं आएगा, या इन दोनों कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं आएगा, तो दोनों कैपेसिटर को काट दो और दोनों कैपेसिटर को जब हम हटा देंगे तो फिर हमारा सर्किट देखो किस टाइप से बन जाएगा, वो बनाते हैं। उसके पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। देखो 6 × 4 24, 6 × 4 24 हो गया, और 2 × 12 करेंगे तो भी 24 हो जाएगा, 12 × 2 24 हो जाएगा, तो इसको काट सकते हैं। इन दोनों में देखो 12 × 8 96, 12 × 8 96 हो गया, और 24 × 4 करें तो ये भी कितना 96 ही होगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ अगर सेम आ रहा है, क्रॉस में आमने सामने का मल्टीप्लाई सेम आ रहा है, तो इसको काट देंगे, तो ये दोनों ब्रांच से कट गई। अब ब्रांच बची क्या इस तरह से, ये P, ये Q, ये कितना दिया है 6 माइक्रोफेरड, 12 माइक्रोफेरड, 24 माइक्रोफेरड, ये कितना दिया है 2 माइक्रोफेरड, 4 माइक्रोफेरड और कितना 8 माइक्रोफेरड। इसका इक्विवेलेंट मैं क्या मान लेता हूँ C, और इसका इक्विवेलेंट क्या मान लेता हूँ C डैश। ये C और ये कितना C डैश। तो देखो ये तीनों किस में है, सीरीज में है, तो 1/C हो जाएगा 1/6, 1/12, 1/24। तो 1/C इक्वल टू यहाँ से 24 एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 4, ये 2 और ये 1, 7/24। तो यहाँ से C निकल के आएगा 24/7 माइक्रोफेरड। इन तीनों को सॉल्व करते हैं, तो देखो इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या C डैश मान लिया है, तो 1/C डैश हो जाएगा कितना 1/2, 1/4 और 1/C डैश कितना हो जाएगा 8, ये 4, ये 2 और ये 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना 4 2 6 7, 7/8, तो C डैश हो जाएगा कितना 8/7 माइक्रोफेरड। ये C और C डैश क्या है, पैरेलल में है, तो डायरेक्टली दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से CPQ निकालेंगे, P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे कितना 24/7 प्लस 8/7। तो P और Q के बीच में इक्विवेलेंट आ जाएगा 32/7 माइक्रोफेरड। कितना कैपेसिटेंस निकल के आया 32/7 माइक्रोफेरड। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, और सारे कैपेसिटर कितना C दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट के लिए क्या ये दोनों क्या सीरीज में है, इन दोनों पॉइंट के लिए केवल, तो C और C सीरीज में कितना हो गया C/2। ये भी सीरीज में है तो ये भी कितना हो जाएगा C/2। ये दोनों सीरीज में तो ये भी कितना हो जाएगा C/2, और ये भी सीरीज में तो ये भी कितना हो जाएगा C/2। तो इन सबकी जगह पर जहाँ जहाँ मैंने C/2 लिखा, इनके C/2 का एक अलग डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो ये कितना P, इधर कितना दिया हुआ है C/2, इसको x मान लिया, इसको क्या मान लिया y। यहाँ आप किस पर पहुँचेंगे x पर, x और q के बीच में कितना C/2, x और q के बीच में C/2, p और y के बीच में C/2, p और y के बीच में C/2,
वाई और क्यू के बीच में सी अपॉन टू, वाई और क्यू के बीच में कितना, सी अपॉन। और देखो पी और क्यू के बीच में सी और सी लगे हुए हैं, यहां पर सी लगा हुआ है, यहां पर सी लगा हुआ है, सी सी, और इधर भी कितना सी लगा हुआ है और नीचे भी कितना सी लगा, ठीक है। केवल हमने इन चारों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन तीनों को ढक लूं तो ऊपर वाला डायग्राम क्या बीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, और ऊपर वाले डायग्राम में ये सी अपॉन टू और सी, ये सी अपॉन टू, ये कितना सी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ सेम आ रहा है, या फिर सी अपॉन टू डिवाइडेड बाई सी अपॉन टू 1 और सी डिवाइडेड बाई सी 1, तो इस कैपेसिटर को यहाँ से हटा देंगे। और ऊपर वाले को अगर मैं ढक लूँ तो नीचे क्या दिखा रहा है, सी सी, सी अपॉन टू और सी अपॉन टू, ये पी क्यू, ये आर और ये एस, सी अपॉन सी 1, सी अपॉन टू और सी अपॉन टू कितना 1, या फिर मल्टीप्लाई से समझें सी इंटू सी अपॉन टू, सी स्क्वायर अपॉन टू, सी इंटू सी अपॉन टू कितना, सी स्क्वायर अपॉन टू, तो इसको भी हटा देंगे। तो ये दोनों ही कैपेसिटर कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि दोनों कैपेसिटर के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर बैलेंस है, और बैलेंस है तो इन कैपेसिटर पर कोई चार्ज स्टोर नहीं हो रहा, और चार्ज नहीं स्टोर होता और कैपेसिटर का कोई काम नहीं है, कैपेसिटर को दोनों को हटा दिया। अब दोनों कैपेसिटर को हटाएंगे तो देखो क्या डायग्राम बनेगा, ये P, ये C और C, ये C अपॉन टू, ये भी कितना C अपॉन टू, ये C अपॉन टू, ये भी कितना C अपॉन टू, वो P था और ये कितना Q। ये C अपॉन टू और C अपॉन टू क्या सीरीज में है, अगर ये सीरीज में है तो ये कितना जाएगा C अपॉन 4, ये दोनों सीरीज में तो कितना जाएगा C अपॉन 2, और नीचे का कितना हो जाएगा C अपॉन 4, और ये तीनों किस में है, पैरेलल में है, तो यहाँ से हम निकालेंगे कितना C P और Q के बीच का, तो C अपॉन 4, C अपॉन 2 और C अपॉन 4, तो 4 एलसीएम ले लिया, C प्लस 2C प्लस C और 2C 3C और C 4C अपॉन 4, तो आंसर कितना निकल के आएगा C। तो P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना निकल के आया, C।